ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है रेडियो काउंसलिंग श्रृंखला। दोस्तों, आज हम BCom प्रथम वर्ष और BBA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लेखांकन विषय पर आधारित कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर NC जैन और प्रोफेसर प्रमोद चतुर्वेदी। ये जानकारी देंगे प्रारंभिक वित्तीय लेखांकन के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव। कार्यक्रम निर्देशक हैं अमर बहादुर यादव। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रारंभिक वित्तीय लेखांकन। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रारंभिक वित्तीय लेखांकन यानी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेषज्ञों को। ये हैं प्रोफेसर NC जैन और प्रोफेसर प्रमोद चतुर्वेदी। तो पहले तो स्वागत है प्रोफेसर जैन और प्रोफेसर चतुर्वेदी, आप दोनों का स्टूडियो में। नमस्कार श्रीवास्तव जी। जैसा कि हमारा विषय आज का है प्रारंभिक वित्तीय लेखांकन, तो शुरुआत इसी से करें। जैसा कि वित्त से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में ये बताएं कि वित्त की सही परिभाषा क्या हो सकती है। जैन साहब, आप शुरुआत करें। वित्त के, जैसा कि श्रीवास्तव जी अभी हमने पूछा कि वित्त की परिभाषा क्या है, आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं जी। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे भौतिक तमाम आवश्यकताएं होती हैं, तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे वस्तुओं की जरूरत होती है। अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो आवश्यकताएं हैं उन सभी वस्तुओं को मनुष्य खुद बनाए अपने उपभोग के लिए, जो आज के युग में संभव नहीं है जी। और दूसरा तरीका यह है कि जिसमें वो विशेषज्ञ है उस वस्तु को तो खुद बनाए और बकाया जितनी वस्तुएं हैं उनको वो दूसरे जो उत्पादक हैं उनसे प्राप्त करें जी। तो पहले के जमाने में, जबकि कल्पना कीजिए कि जब मुद्रा नहीं थी, जब माध्यम नहीं था कोई हमारे पास में व्यापार के लिए, तो उस दशा में हम लोग वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। समाज में विशेषज्ञ थे, कोई तेल बनाने वाला था, कोई कपड़ा बुनने वाला था, और कपड़ा बुनने वाला अपना कपड़ा दूसरों को दे करके बकाया चीजें अपनी ले लेता था। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी परेशानियां थी। बार्टर सिस्टम की अपनी परेशानियां हैं जिन्हें विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते होंगे। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ जी। और जब मुद्रा का विकास हुआ तो जो मुद्रा है, व्यक्ति की जैसे कि लालसा होती है कि अधिकांश ज्यादा से ज्यादा वो मुद्रा कमाए और ज्यादा से ज्यादा उसका उपभोग करे और फिर बचत करे, भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखे जी। तो फंड या वित्त, जो पैसा उसने बचा करके अपने पास में रखा है, जो कोष उसने अपने पास में इकट्ठा किया है, वो वास्तव में वित्त है। अच्छा। और ये जो वित्त है, ये जो पैसा है, इस पैसे को न सिर्फ वो अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यय करता है, वरन समाज के लिए, देश के लिए, जैसा कि अब आजकल जो कंसेप्ट हो गया है, आधुनिक जो धारणा हो गई है, राष्ट्र के लिए भी उसका उपयोग होता है। विभिन्न बचत योजनाओं में हम अपना पैसा देते हैं और उन फंड्स को, उन कोषों को इकट्ठा करके शासन, सड़क निर्माण के लिए, अस्पताल के लिए, इस तरह से भी एक दूसरा वित्त का कार्य भी ये भी होता है। तो ये तो वित्त हुआ। जो धन, वित्त के बारे में आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय, कार्य, या अपनी कहें कि वित्त के अभाव में यदि वित्त हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम ये बोलना चाह रहे थे कि वित्त के अभाव में कोई भी कार्य कभी भी संभव नहीं हो सकता है। आज का युग व्यवसाय के युग है। इस युग में वित्त एक अनिवार्य आवश्यकता है जी। यदि किसी भी उद्योग को, व्यवसाय को यदि प्रारंभ करना है तो उसे वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त की आवश्यकता के लिए यदि हमें कहें कि दीर्घकालीन वित्त चाहिए, अल्पकालीन वित्त चाहिए, मध्यमकालीन वित्त चाहिए, क्योंकि व्यवसाय जब प्रारंभ करते हैं तो एक साथ पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी की आवश्यकता
आवश्यकता के अनुरूप होती है। यदि हमको भवन निर्माण करना है, फैक्ट्री डालना है, तो दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता हो। यदि हम कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हो। उस वर्किंग कैपिटल को उस समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित करना पड़ेगा, जिससे हम रॉ मटेरियल खरीद सकें, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित ना हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब तक हमारे पास वित्त नहीं होगा तब तक हम कोई भी अपना व्यवसाय, उद्योग सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते। आपको वित्त के मतलब जैन साहब ने ऐसे बताया कि बहुत महत्व है आज के इस औद्योगिक और वाणिज्यिक युग में वित्त का अत्यंत महत्व है। अब वित्त के कार्यों की अपन श्रीवास्तव जी चर्चा करें कि वित्त के कार्य कौन से हैं। वित्त की जो क्रियाएं हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट लें जी। एक तो मोबिलाइजेशन यानी कि पैसा इकट्ठे करने का कार्य, और दूसरा उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग। ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, अपना वित्त प्रबंध जिसे हम कहते हैं, वित्त प्रबंध में यही दो मुख्य बिंदु होते हैं कि कहाँ से हमको पैसा सस्ते से सस्ता मिले। अब आप पूछेंगे कि साहब सस्ता पैसा क्या होता है, बताइए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि देखिए हर एक चीज की लागत हो, जिसके पास में सरप्लस पैसा है, जिसके पास में अतिरिक्त पैसा है, वो अपने उस अतिरिक्त पैसे को, अतिरिक्त बचत को कुछ ब्याज लेकर के, कुछ शुल्क लेकर के दूसरे व्यक्ति को उपयोग के लिए दे देता है जी। कोष इकट्ठा हो गया मेरे पास अतिरिक्त, तो मैं दूसरे व्यक्ति को दे दूंगा और उससे पैसा कमाऊंगा। तो वित्तीय प्रबंधक जो होते हैं वो ये असेस करते हैं कि हमको जो कोष हैं वो सस्ती दरों पर मिले, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें अपनी खुद की आवश्यकताओं को भी तोलना है कि कितनी आवश्यकता है हमें पैसे की। यदि हम जरूरत से ज्यादा पैसा ले लेंगे तो वो हमारे पास में आइडल, जिसे हम सुस्त कहते हैं, वो पैसा बेकार होगा और उसके लिए हमें फालतू में ब्याज देना होगा, जो हमारे व्यवसाय के ऊपर एक बोझ होगा। तो उसको, उसकी प्लानिंग करना, उसकी योजना बनाना कि कितने वित्त की आवश्यकता है, नंबर एक बात वित्त कार्यों में। दूसरी बात, उस पैसे के स्रोत क्या होंगे, किन स्रोतों से हमें वो सस्ता पड़ेगा। कुछ प्रमुख स्रोतों की हम यहाँ पर चर्चा करें तो जैसा कि जैन साहब ने बताया कि उधार हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम यदि चाहें तो यदि कंपनी है तो शेयर्स को या अंश पत्रों को बेच करके हम पूंजी एकत्र कर सकते हैं। हम अपनी स्वयं के जो पूर्व में कमाए गए लाभ हैं उनको फिर से व्यवसाय में पुनर्नियोजित कर सकते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो वित्तीय संस्थाएं हैं, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे हम दीर्घकालीन वित्त जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो स्रोत हो गए। अब हमें वित्तीय प्रबंधक को ये देखना है कि वो सस्ती से सस्ती दरों पर और आवश्यकता के अनुसार कहाँ से इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो सबसे अच्छा संयोजन हो सके, जो सस्ता पड़े, वो हम इकट्ठा करें। फिर इसका उपयोग, दूसरा पहलू इसका उपयोग की बात होती है। तो हम बचत करते हुए, हम अपव्यय को रोकते हुए, अनावश्यक पैसे का खर्च न करते हुए उन स्रोतों में लगाएं जहां से हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। मिल रहा है। अब एक कंसेप्ट आजकल और हो गया है, इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिटर्न, अर्थात विनियोग, जोखिम और उसका प्रत्याय। विनियोग हम किस क्षेत्र में करें जहां पर हमें जोखिम कम से कम हो और लाभ अधिक से अधिक हो। पुरानी कहावत है कि जितनी अधिक जोखिम होगी उतना अधिक लाभ होगा, लेकिन अब इस वैज्ञानिक प्रबंध के युग में इस कहावत के साथ चलते हुए ये देखना होगा कि कम से कम जोखिम में अधिक से अधिक लाभ हमको कैसे कमाना, किस प्रकार हम कमाएं। तो ये तो बात हुई हमारे वित्त के कार्य की। चतुर्वेदी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस समय चल रहा है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जो कि बीबीए और बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है प्रारंभिक वित्तीय लेखांकन। तो जैन साहब, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि वित्तीय प्रबंध के जो कार्य हैं वो क्या हैं, तो कुल मिला के इसका उद्देश्य आपको क्या लगता है? हमारे लिए उद्देश्य लगता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। प्रबंधक वही सफल होता है जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता है और उत्पादन करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को संतुष्ट करता है, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में इतने उत्पादक बाजार में हैं कि अपने अपने तरीके से वो वस्तु खरीदते हैं और उसी वस्तु को खरीदते जो उसको सस्ती मिलती है। तो जब प्रबंधक माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से हम जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए लागत कम से कम आती है, और जब लागत कम से कम आती है तो हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर सेवा भाव होता है। तो इसलिए कहा है इसमें कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना और उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्रदान करना। जब उपभोक्ता संतुष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी अधिक से अधिक मात्रा में वह वस्तुओं को क्रय करेगा, आपकी स्वयं वस्तुओं का प्रचार करेगा कि आपकी वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अच्छी है, सस्ती है, बाजार में सुगमता से मिलती है
ये कब होगा? जब आपकी वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होगी। चतुर्वेदी, एक बात और इससे बस संक्षिप्त में बताएं कि वित्तीय प्रबंधन जो है उसे किस प्रकार के लाभ होने की संभावना होती है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम न्यूनतम लागत पर पूंजी व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए इकट्ठी कर सकते हैं और उसका अधिकतम कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसे करके अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। जैन साहब ने निश्चित रूप से कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के युग में उपभोक्ता की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ लाभ कमाना हमेशा से व्यवसाय का उद्देश्य रहा है और वो रहेगा। सेवा भावना जो है वो समाज सेवा का क्षेत्र है, व्यवसायियों के लिए लाभ कमाना तो प्रमुख है। अच्छा, तो ये जो वित्तीय लेखांकन, जैसा कि आज का विषय है प्रारंभिक वित्तीय लेखांकन जी, तो इसका भी कोई इतिहास बना है? हाँ, वित्तीय मैं लेखांकन आपको बता दूं, ये तो वित्त की चर्चा की हमने, लेकिन अब लेखा पढ़ी पर हम आ जाएं कि लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है और लेखांकन का इतिहास क्या है, जैसा आपने पूछा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक गृहिणी से लेकर के, एक विद्यार्थी से लेकर के, एक व्यवसायी, उद्योगपति, सरकार, सबके लिए जो भी आय व्यय हैं उनका लेखा जोखा हमेशा से फायदेमंद रहा है। जो व्यक्ति अपने हिसाब को नहीं लिखता वो परेशानी में जाता है। और आज के इस युग में कुछ वैधानिक अनिवार्यताएं ऐसी हैं जिनके चलते हमको व्यवसाय में, जिनको उद्योग में हमको, इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, एक फोन हमें मिला है। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपका नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ जी, मेरा नाम मालती मल्होत्रा है। मुझे पूछना था कि दोहरा लेखा प्रणाली के क्या सिद्धांत हैं? चतुर्वेदी जी, बस हम वहीं पर आ रहे थे। आरती जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से सिद्धांत हैं। आप हमें सुनते रहिए, आपको अभी जवाब इसका मिलेगा। तो चतुर्वेदी जी, लेखांकन के इतिहास पर आप चर्चा कर रहे थे। देखिए, लेखांकन का जो इतिहास है, जैसा अभी इन्होंने प्रश्न भी पूछा था हमसे आरती जी ने, वहीं पर मैं आ रहा हूँ। लेखांकन का इतिहास लगभग आज से 550 साल पुराना है। दोहरा लेखा प्रणाली का जो सिद्धांत है, जो इतिहास है, उससे पहले मैं एक बात की चर्चा करूंगा कि ये जो लेखाकरण है या जो लेखांकन है वो एक तरह की भाषा है। जिस तरीके से हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, वैसे एक लेखांकन भी एक भाषा है। इस भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप जानती है? सर्वग्राह्यता हो, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसको हम कम्युनिकेट करें तो दूसरा समझ सके। उसी प्रकार से सौदों को लिखने के लिए भी एक ऐसी भाषा की या एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसको सब लोग समझ सकें। उस सौदे को न सिर्फ मैंने लिखा है तो मैं समझूं, बल्कि और कोई दूसरा हमारा जिसके साथ हम सौदा कर रहे हैं, दूसरा पक्ष भी उसको समझ सके। ऐसी एक भाषा की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए प्रसिद्ध गणितज्ञ लुकास पेसियोली, जो मैथमेटिशियन थे, उनकी एक बुक में एक चैप्टर था और उस चैप्टर में, उस अध्याय में हमारी जो दोहरा लेखा प्रणाली है उस प्रणाली का वर्णन किया गया था। अब दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इससे जानने से पूर्व इकहरा लेखा प्रणाली की भी हम चर्चा कर लें। जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले जैन साहब, आप लेखांकन के इतिहास में कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसका एक्चुअल में 1414 में इसका विकास हुआ, 1553 तक जी इसका उसी के हिसाब से चलता रहा। 1553 के बाद दोहरा लेखा प्रणाली का विस्तार रूप से वर्णन किया गया और उसके जो नियम और सिद्धांत हैं उनका पालन किया गया। जो चतुर्वेदी जी भी बता रहे हैं उसी पर हुआ। तो अब हम पद्धतियों की यानी आप बता रहे हैं। इकहरा लेखा प्रणाली जो होती है वो वास्तव में कोई प्रणाली नहीं है, हम अपनी सुविधा के अनुसार अपना हिसाब लिख लेते हैं जी। वह एक इकहरा लेखा प्रणाली, एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे एक चाय वाला है, तो उस चाय वाला क्या, जब हम जाते हैं तो यदि नगद चाय पीते हैं तो उसका कोई लेखांकन नहीं करता, वो पैसे रख लेता है, आपको चाय पिला देता है। लेकिन जब आप उधार पीते हैं उसके यहाँ चाय, तो वो एक कॉपी में आपके नाम लिख लेता है और आप कितनी चाय पी गए आज दिन भर में, उसका लेखाकरण कर लेता है। जब एक सप्ताह बाद आप उसका भुगतान कर देते हैं तो उस पन्ने को फाड़ के फेंक देता है, काट देता है। ये भी एक प्रकार का लेखाकरण है जी। अब इसमें कोई दो पहलू कहीं पर भी नहीं आए हैं, इसलिए इकहरा लेखा प्रणाली या अपूर्ण लेखा प्रणाली है। यानी जो उसने रिकॉर्ड रखा है उसकी जब उपयोगिता खत्म हो गई तो उसने उसको नष्ट कर दिया जी। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, अपूर्ण लेखा प्रणाली कहलाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि लेखाकरण की आवश्यकता न सिर्फ हमें होती है बल्कि दूसरे पक्ष को भी आवश्यकता होती है, तो उस दृष्टि से दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। दोहरा लेखा प्रणाली, जैसा कि भी प्रश्न भी आया था हमारे पास में कि है क्या और उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, माधवी जी ने जो प्रश्न पूछा था और उम्मीद है कि रेडियो सेट पर सुन रही होंगे अपना जवाब जी। हाँ। दोहरा लेखा प्रणाली वास्तव में एक ऐसी लेखा प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सौदे का असर या प्रभाव दो पक्षों के ऊपर होता है। वो दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। हिंदी में हम उसको नाम पक्ष और जमा पक्ष के नाम से पुकारते हैं।
अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? वास्तव में जो खाता हम बनाते हैं, या जो पुस्तक लिखते हैं हम, उसके दो साइड होती हैं, और उन दो साइड में लेफ्ट हैंड साइड, जिसको कि बायां पक्ष उसका डेबिट पक्ष कहलाता है और दाहिना पक्ष उसका क्रेडिट पक्ष कहलाता है। तो जो भी सौदा लिखा जाएगा उसका दो खातों के ऊपर असर पड़ेगा। अब खाते क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, हम सिद्धांतों पर आने से पहले हम विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि उसके बगैर हम नियमों की चर्चा करना अधूरा रहेगा हमारे लिए। तो वास्तव में खाते तीन प्रकार के होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रकार के खाते होते हैं। एक व्यक्तिगत खाते, दूसरे वास्तविक खाते और तीसरे अवास्तविक या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते वो खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी कंपनी, फर्म इत्यादि से जो संबंधित होते हैं, हम उनको व्यक्तिगत खाते कहते हैं। पर्सनल अकाउंट्स उनको हम बोलते हैं। दूसरे प्रकार के खाते वास्तविक खाते होते हैं जो भौतिक वस्तुओं से संबंधित हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं व्यापार की जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल हैं, जो टचेबल हैं, वो उन चीजों के खातों को हम वास्तविक खाते कहते हैं। जैसे फर्नीचर का खाता, बिल्डिंग का खाता, मशीन का खाता, ये सब वास्तविक खाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो खाते होते हैं वो आपके अवास्तविक या नाम मात्र के खाते होते हैं, अर्थात ऐसी चीजें जिनको हम मेमोरेंडम अकाउंट्स या याददाश्त के खाते भी कहते हैं, जिनको कि हमें सिर्फ याद रखना होता है। आय व्यय से संबंधित जो खाते हैं, वेतन है, मजदूरी है, ब्याज है, ये सारे खाते हमारे जो होते हैं वो अवास्तविक खाते होते हैं। तो इन तीन प्रकार के खातों में जो प्रविष्टियां हैं उनको करने के नियम होते हैं। जैसे हर एक भाषा की एक व्याकरण होती है, उसी प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली की भी अपनी व्याकरण है, और उस व्याकरण का ही अंग है खाते के तीन प्रकार, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। तो जैन साहब, अब आप बताइए कि व्यक्तिगत खाते जो होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं, उसमें हम किस प्रकार से प्रविष्टि करते हैं, क्या उसके नियम होते हैं? प्रविष्टि करने के लिए सीधी सी बात है कि जब कोई भी आदान प्रदान होता है तो उसका डबल प्रभाव पड़ता है। कोई वस्तु आती है उसे हम डेबिट करते हैं, जो जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 500 रुपये का माल बेचा, तो हमारे पास क्या आई? कैश आई, तो कैश अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट माल गया। यदि हम इसी माल को यदि उधार बेचते हैं तो हम लिखते हैं किसको बेचा? राम को बेचा। क्या गया? माल गया, तो राम अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट। इसी प्रकार हम नाम मात्र के खाते को करते हैं। यदि कोई भी हमारा खर्च होता है तो कैश बेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो कैश हमारे यहाँ से जो जाती है, तो जो जिस मद पर जाती, मद हमारी हो गई बेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ETC। तो इस तरीके से हम इसको जनरल एंट्री में इसकी व्याख्या। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका फायदा किस रूप में हमें मिलता है? इस रूप में, इस अकाउंट लिखने से आदमी के व्यवसाय में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिल जाती कि हमने किसको कितना माल बेचा, कितना माल आया, कितना हमारा खर्च हुआ, कितने हमारे लिए आय प्राप्त हुई। यानी आगे जब भी उस रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है तो उसको आसानी से देखा जा सकता है। तो और चतुर्वेदी जी, दोहरा लेखा प्रणाली जो सर ने भी हाल बताया, एक बहुत अच्छे उदाहरणों से हमको बताया कि नियम क्या है। तो संक्षेप में मैं विद्यार्थियों को नियम बता दूं। डेबिट क्रेडिट करने के जो नियम हैं वो व्यक्तिगत खातों में पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अंग्रेजी में हम यदि बोला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वास्तविक खातों से संबंधित जो नियम है, व्यापार में जो वस्तु आती है उसको हम डेबिट करते हैं और व्यापार से जो वस्तु जाती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है। और अवास्तविक या नाम मात्र के खातों में जितने भी खर्चे हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं और जितनी आमदनियां हैं उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इस तरह से ये तीन नियम हुए। अब सबसे पहली जो पुस्तक होती है रिकॉर्ड करने के लिए वो हमारी होती है जर्नल, जिसको हिंदी में कहा जाता है रोजनामचा बही। अर्थात जब सबसे पहले कोई सौदा होता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम रोजनामचा में लिखते हैं। जर्नल में हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जर्नल में लिखने से पहले एक जर्नल एंट्री को बनाने के लिए विद्यार्थियों को बता दूं कि इसे हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लें, 3 चरणों में हम इसे बांट लें सीखने की दृष्टि से। सबसे पहला तो विद्यार्थी को ये पहचानना होगा 2 खातों के नाम, आइडेंटिफिकेशन स्टेप। ठीक है, कि कौन से ऐसे 2 खाते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लें कि हमने 1000 रुपये वेतन दिया। 1000 रुपये वेतन हमने, जैसे नाम भी ले लें कि राम को 1000 रुपये वेतन दिया। तो अब इसमें राम को 1000 रुपये वेतन दिया, 3 चीजें स्ट्राइक हो रही हैं, राम, वेतन, 1000 रुपया। अब इसमें से हमें रिकॉर्ड के लिए कौन सी 2
क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ ही है कि दो खातों पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा उन दो खातों के नाम जिनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। अच्छा। सबसे पहले तो वेतन, क्योंकि खर्चा है हमारा, और दूसरी बात रुपया। रुपया महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं पर रुपया आ जाता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। जहाँ कहीं भी नगद लेन देन होता है रुपया हम पहले लेते हैं, व्यक्ति को भूल जाते हैं। व्यक्ति को हम तभी याद रखते हैं जब भविष्य में हमें उससे कुछ लेना या देना है, तब हम व्यक्ति को याद रखते हैं। तो इस उदाहरण में दो खाते हमने पहचाने, एक वेतन और दूसरा रुपया या कैश। दूसरी स्टेप जो होती है क्लासिफाई करना। जैसा कि हमने बताया खाते जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वेतन का खाता किस प्रकृति का है? नाम मात्र का, अर्थात नॉमिनल अकाउंट, व्यय से संबंधित खाता है, याददाश्त रखने वाला खाता है। और जो रुपए का खाता है वो वास्तव में, कि रुपए को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं जी, फिजिकल थिंग है। जो कैश है हमारे पास वो फिजिकल थिंग है, तो वो वास्तविक खाता हो गया। तो हमने दूसरा स्टेप क्लासिफिकेशन का पार कर लिया और हमने पता कर लिया कि दो कौन कौन से ये खाते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है नियम लागू करने का, एप्लीकेशन ऑफ रूल। एप्लीकेशन ऑफ रूल अर्थात वास्तविक खाते का क्या नियम है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में रुपया जा रहा है, हम वेतन दे रहे हैं तो रुपया हमारे पास से जा रहा है, तो हमें क्या करना है? रुपए को या कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है। और जो नाममात्र का खाता है उसके क्या नियम है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेतन आप दे रहे हैं तो आपका खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट करना है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने संक्षेप में बताया कि किस तरह से एक विद्यार्थी को तोड़ करके उस प्रविष्टि को कर लेना चाहिए। एक बात और मैं इस समय पूछना चाह रहा था आपसे जैन साहब, कि जो लेखांकन की जो पद्धतियां, एक तो जो दोहरी पद्धति थी और एक जो इनकम्प्लीट वाली, तो इन दोनों में क्या अंतर अपन को दिखाई देता है? अंतर विशेष रूप से यही है कि जब दोहरा लेखा प्रणाली में रिकॉर्ड रहता है, सभी कभी भी समय उसको आवश्यकता हो उस रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं। लेकिन अपूर्ण लेखा प्रणाली में ज्यों ही व्यवहार पूर्ण होता है, यानी उससे पैसे या धन जितना प्राप्त होता है वो हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में दोहरा लेखा प्रणाली में ऐसा नहीं है। कभी भी उसका रिकॉर्ड आप कभी भी किसी भी समय उनके अकाउंट में देखे जा सकता है। तो इसके बाद जो हम लेखों के निर्माण की बात कर रहे थे चतुर्वेदी जी, जनरल के बारे में आपने बताया, उसके बाद कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल होते हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, अभी मैंने आपको बताया नियम, इसको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली में दो खाते होते हैं। देखिए कोई भी खाते लिखने के जो उद्देश्य होते हैं वो दो है। एक तो हमें व्यवसाय का जो परिणाम है वो ज्ञात करना, प्रॉफिट या लॉस हमको जो हुआ उसको ज्ञात करना, और दूसरा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पता करना कि हमारे पास में क्या क्या असेट्स हैं और हमारे पास कौन कौन से दायित्व हैं, हमें किसको देना है, हमें किससे लेना है, और क्या हमारे पास में है, और क्या हमने कमाया इस अवधि के दौरान और क्या हमने गंवाया। मतलब सीधी सी भाषा में हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं उसी पर आ रहा हूँ, अंतिम खातों के निर्माण पर। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है उसको पहले मैं बता दूं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, रोजनामचा जो बही होती है जनरल या कैश बुक, जो प्रिलिमिनरी बुक्स कहलाती हैं, प्रारंभिक पुस्तकें कहलाती हैं लेखांकन की, वो एक होती है जर्नल, दूसरी होती है आपकी कैश बुक। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है लेजरिंग या खाता बही बनाने का होता है, क्लासिफिकेशन का, जो अपन ने उदाहरण से ज्ञात किया था, खाते कितने प्रकार के होते हैं उनको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में भेजना। तीसरा स्टेप होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित रूप से हमें परिणाम ज्ञात करना है। तो जो अवधि होती है लेखांकन की, जो अवधि होती है प्रायः 12 माह की होती है। तो उस 12 महीने के दौरान हमने क्या कमाया, जब हम उनको बुक्स को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो हमें इसके लिए फिर बैलेंसिंग करनी पड़ती है। उसके टोटल लगाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अर्थात जो हमने खाते तैयार किए हैं वो गणितीय दृष्टि से शुद्ध हैं या नहीं है, इसकी जांच का एक तरीका होता है तलपट या ट्रायल बैलेंस। नाम बताइए अपना। दिनेश साहू। हाँ साहू जी, आपने लेखाकर्म की अवधारणा, संक्षेप में चतुर्वेदी जी बता। अवधारणाएं आपने पूछी हैं। देखिए आधारभूत जो संकल्पनाएं होती हैं लेखाकरण की, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया, आप सुन रहे होंगे कि जो दोहरा लेखा प्रणाली होती है उसके दो खातों पे असर पड़ते हैं। अब मैं जो संकल्पनाएं हैं 10-12 हैं, जो अवधारणाएं आपने पूछी हैं 10-12 हैं, उसमें से प्रमुख मैं बता दूं, जिसकी एक की चर्चा अभी मैंने आपसे की थी कि अवधि की अवधारणा होती है, लेखांकन अवधि की। दूसरी जो अवधारणा होती है हमारी, वो पृथक अस्तित्व की, जो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा होती है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा से हमारा जो अर्थ होता है वो ये होता है कि व्यवसाय अलग है और व्यवसायी अलग है। हम खाते किसके लिखते हैं? व्यवसाय के, अर्थात हम व्यवसायी के खाते नहीं लिखते। आपको मालूम होगा कि पूंजी को, यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो आप देखते होंगे कि बैलेंस शीट में पूंजी को दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं?
इसका कभी हमने अपने आप से पूछा होगा तो यही जवाब आता है कि जो पैसा व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में लगाया है, व्यवसाय उसको अपने दायित्व के रूप में देखता है, तभी उसे दायित्व पक्ष में दिखाता है। अर्थात जिस तरह से अन्य पक्षों के साथ लेखांकन में हम व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हम व्यवसाय के मालिक के प्रति भी व्यवहार करते हैं। तो दिनेश जी, आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। एक टेलीफोन हमें और मिला है। हेलो, आपका नाम बताएं। अजय अग्रवाल। अजय जी, पूछिए, क्या पूछेंगे? दोहरा लेखा प्रणाली के क्या सिद्धांत है? दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत जो है ये 3 खातों पर निर्भर करते हैं। अच्छा। नंबर 1 व्यक्तिगत खाते, अच्छा। वास्तविक खाते, अवैध खाते, अच्छा। है ना। व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों से संबंधित चर्चाएं की जाती हैं। अच्छा। वास्तविक खाते में संपत्ति रोकड़ से की जाती है। अच्छा। तीसरा होता अवैध खाते, जिसको कहते हैं नाम मात्र के खाते, आय और व्यय से संबंधित होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था सर। हाँ। वही खाते में अशुद्धियाँ क्या होती हैं? हाँ, अशुद्धियाँ जो है, हाँ। जब अपन कोई भी प्रारंभिक जनरल एंट्री लिखते हैं, उस जनरल एंट्री से लेजर बनाते हैं। अच्छा। और लेजर से अपन तलपट बनाते हैं। अच्छा। तलपट से बैलेंस शीट बनाते हैं। यदि कहीं पर भी जब तलपट का मिलान अपना नहीं होता है, तो अच्छा। इसका तात्पर्य होता है कि डेबिट और क्रेडिट या जो अपने मद है, आइटम है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो अच्छा। उन अशुद्धियों को अपन पंजी प्रविष्टि जहाँ से अपन ने प्रारंभ की है, अपन उसको ठीक कर लेते हैं, जिससे हमारा तलपट का मिलान सही हो जाता है। जैन साहब, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने पूछा था कि अशुद्धियां जो हैं वो क्या होती हैं। आपने बताया कि प्रारंभिक पुस्तक से लिखने तक से लेकर के और अंतिम खातों के निर्माण तक, क्योंकि ये मानवीय एक क्रिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती हो सकती है उसमें। तो ये जो गलतियां होती हैं, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लेखा शास्त्रियों ने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। ये गलतियां होती हैं, एक तो हम इनको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन है ना, भूल संबंधी गलतियां। दूसरी होती हैं एरर्स ऑफ कमीशन, अर्थात जो हो जाती हैं, गलती से हो जाती हैं। भूलने में तो हम पूरा छोड़ देते हैं, डेबिट पक्ष छोड़ दिया लिखने से, या क्रेडिट पक्ष लिखने से छोड़ दिया, पूरा का पूरा अमाउंट लिखने से छोड़ दिया, एरर्स ऑफ ओमिशन है। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब लिखने में गलती हुई, 750 की जगह हमने उसमें 570 लिख दिया, अब ये एरर्स ऑफ कमीशन है जी। इसका सुधार किस तरीके से होगा, ये अलग तरीके से इसका प्रक्रिया है। ठीक। और तीसरी प्रकार की जो गलतियां होती हैं वो सैद्धांतिक गलतियां होती हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, अर्थात जो सिद्धांत हैं दोहरा लेखा प्रणाली के, उनमें ही त्रुटि हो गई। अब उनमें त्रुटि कैसे हो गई? जैसे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं पूंजी और आय की संकल्पना, कैपिटल एंड रेवेन्यू। व्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आय भी इसी प्रकार से 2 प्रकार की होती हैं। एक पूंजीगत आय होती है और एक हमारी आयगत आय होती है, रेवेन्यू इनकम होती है। हमने एक व्यय का उदाहरण जैसे लें कि हम जब भवन बनवाते हैं तो वो हमारा पूंजीगत व्यय है, लेकिन हम किसी अपने ग्राहक के सत्कार में कोई व्यय करते हैं तो हमारा आयगत व्यय है वो,